स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण यानी FSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत FSI भारत में नोडल मत्स्य पालन संस्थान है। 2. इसकी स्थापना वर्ष 1946 में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के माध्यम से खाद्य आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के स्टेशन के रूप में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के अभियान से अरब सागर में कई अत्यधिक उत्पादक संभावित रूप से अछूते मछली पकड़ने के क्षेत्रों का पता चला है। अब जानते हैं भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के बारे में। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत FSI भारत में नोडल मत्स्य पालन संस्थान है, अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के माध्यम से खाद्य आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के स्टेशन के रूप में की गई थी, अतः कथन 2 सही है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसे अन्वेषणात्मक मत्स्य पालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों का मानचित्रण, मत्स्य संचालकों को प्रशिक्षण और गहरे समुद्र में मत्स्य पालन की वाणिज्यिक संभावनाओं का परीक्षण करने के उद्देश्य सौंपे गए थे। 1983 में इसे पुनर्गठित किया गया और एक राष्ट्रीय संस्थान FSI के रूप में उन्नत किया गया। वर्ष 1988 में इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में मान्यता दी गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। नोटपैटिया, वानाक्राई, DOS और DDOS शब्द प्रायः समाचारों में किस संदर्भ में देखे जाते हैं? A. अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह संचार, B. साइबर सुरक्षा खतरे और साइबर हमले, C. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय खतरे, D. वित्तीय बाजार के रुझान और आर्थिक नीतियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. साइबर सुरक्षा खतरे और साइबर हमले। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नोटपैटिया अत्यधिक विनाशकारी मैलवेयर है और यह विंडोज सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाता है, जिसमें इटर्नल ब्लू और इटर्नल रोमांस या वानाक्राई हमले में प्रयुक्त समान मैलवेयर शामिल है। बता दें कि वानाक्राई रैनसमवेयर हमला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाता है। वहीं डेनियल ऑफ सर्विस से हमला तब होता है जब वैध उपयोगकर्ता दुर्भावनापूर्ण साइबर खतरा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के कारण सूचना प्रणालियों, उपकरणों या अन्य नेटवर्क संसाधनों तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्षुद्रग्रह 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल के निर्माण के समय बचे हुए चट्टानी अवशेष हैं, जो अधिकांशतः क्षुद्रग्रह बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, हालांकि कुछ पृथ्वी के मार्ग को भी पार करते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में अधिकांश ज्ञात क्षुद्रग्रह स्थित हैं। 3. वर्ष 1999 में IAU या अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा अपनाए गए टोरिनो पैमाने में क्षुद्रग्रहों के प्रभाव के जोखिमों को संभावना और गंभीरता के आधार पर 0 से 10 पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी तीनों, D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी तीनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्षुद्रग्रह सौरमंडल के निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पहले से चट्टानी वायुहीन अवशेष हैं। वे मुख्य रूप से क्षुद्रग्रह बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, हालांकि कुछ पृथ्वी पारपथ का अनुसरण करते हैं, अतः कथन 1 सही है। मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, जिसमें अधिकांश ज्ञात क्षुद्रग्रह शामिल हैं, इसलिए कथन 2 सही है। वर्ष 1999 में IAU या अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा अपनाए गए टोरिनो स्केल में क्षुद्रग्रह प्रभाव जोखिमों को संभावना और गंभीरता के आधार पर 0 से 10 के पैमाने पर वर्गीकृत किया गया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पुरस्कार उपन्यास, कविता, निबंध और नाटक जैसी श्रेणियों में असाधारण साहित्यिक योगदान को सम्मानित करता है। 2. यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साहित्य अकादमी पुरस्कार यह उपन्यास, कविता, निबंध और नाटक जैसी श्रेणियों में असाधारण साहित्यिक योगदान को सम्मानित करते हैं, अतः कथन 1 सही है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, अतः कथन 2 सही है।
इसकी स्थापना वर्ष 1954 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। पात्रता पुरस्कार श्रेणियों में 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी कुल 24 भाषाएं तथा भारतीय साहित्य कृतियों के अनुवाद शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 282 के तहत संघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए धनराशि प्रदान कर सकते हैं, भले ही उनके पास इस पर विधायी प्राधिकार न हो। 2. अनुच्छेद 282 के अंतर्गत दिए गए अनुदान विवेकाधीन है और वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा शासित नहीं है। 3. अनुच्छेद 270 और 275 के अनुसार वित्त आयोग संघीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 282 संघ और राज्यों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है, भले ही वह उद्देश्य उनके विधायी क्षेत्राधिकार से बाहर हो। अतः कथन 1 सही है। कर अंतरण अनुच्छेद 270 और 275 के तहत के विपरीत अनुच्छेद 282 के तहत दिए गए अनुदान विवेकाधीन है एवं वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा शासित नहीं है। अतः कथन 2 सही है। अनुच्छेद 270 और 275 के अनुसार वित्त आयोग संघीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करेगा। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, स्वावलंबनी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे नीति आयोग के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. यह एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है जिसे पूर्वोत्तर उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम में स्वावलंबनी कार्यक्रम शुरू किया। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी और नीति आयोग के साथ साझेदारी में चरणवार उद्यमशीलता प्रक्रिया शुरू की। इसमें उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम और वित्त पोषण के अवसर शामिल हैं। स्वावलंबनी एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है जिसे पूर्वोत्तर उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं को उद्यमी मानसिकता, संसाधन और सलाह के साथ सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उन्हें व्यवसाय में सफल होने में मदद मिल सके। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। 2. यह क्षेत्रीय दौरे, शिकायत निवारण, नीति समीक्षा करने के साथ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का स्वतः संज्ञान ले सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 12 अगस्त 1994 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में प्रारंभ में 3 वर्षों के लिए की गई थी। हालांकि इसे फरवरी 2004 तक विस्तारित किया गया था, लेकिन इस अधिनियम के अप्रभावी होने के बाद 29 फरवरी 2004 से एनसीएस के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में शामिल हुआ। अतः कथन 1 सही नहीं है। एनसीएस के क्षेत्र का दौरा, शिकायत निवारण, नीति समीक्षा के साथ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का स्वतः संज्ञान लेता है और मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पृथ्वी की आंतरिक कोर एक गर्म सघन गोला है जो मुख्य रूप से लोहे और निकल से बनी है। 2. पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य कोर के बीच की सीमा को लीहमैन असंबद्धता कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पृथ्वी की आंतरिक कोर एक गर्म सघन गोला है जो मुख्य रूप से लोहे और निकल से बनी है। तरल बाहरी कोर के विपरीत आंतरिक कोर पृथ्वी की ऊपरी परतों से अत्यधिक दबाव के कारण ठोस रहता है। अतः कथन 1 सही है। गहराई और आकार, यह पृथ्वी की सतह से 5150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसकी त्रिज्या लगभग 1220 किलोमीटर है। आंतरिक और बाह्य कोर के बीच की सीमा को लीहमैन असंबद्धता कहते हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 1934 में एमएन रॉय ने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। 2. विजयलक्ष्मी पंडित वह सुलेखक थी जिन्होंने भारत के संविधान की मूल प्रतियां हाथ से लिखी थी। 3. भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था, अतः कथन 1 सही है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वह सुलेखक थे जिन्होंने भारत के संविधान की मूल प्रतियां हाथ से लिखी थी, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 2. इन्होंने लंदन में आयोजित सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 3. यह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, अतः कथन 1 सही है। इन्होंने लंदन में सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, अतः कथन 2 सही है। यह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नए आपराधिक कानूनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सामुदायिक सेवा को पहली बार छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में शुरू किया गया है। 2. सामुदायिक सेवा का प्रावधान सभी छोटे अपराधों और कुछ जघन्य अपराधों के साथ साथ पहली बार अपराध करने वालों पर भी लागू होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।